गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग कैसे हो सब? सर, मस्त है, बढ़िया। चलो अच्छी बात है। हमने चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। यस सर। और मैंने आपको पेज नंबर 3 तक कंप्लीट करा दिया था। आज हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और अजम्पशंस। तो पेज नंबर 3 पे हमने कहां तक पढ़ लिया था? हमने गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के ऊपर लाके हमारी क्लास ओवर की थी लास्ट क्लास। यस सर। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है या अजम्पशन बोलो आप, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। तीन फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशंस हैं, दैट इज गोइंग कंसर्न, कंसिस्टेंसी एंड अक्रूवल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 framed by the Institute of Chartered Accountants of India. There are 3 fundamental accounting assumptions, that is going concern, consistency and accrual. तो first है going concern concept. फर्स्ट है हमारा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है, पहले मैं आप लोगों को ओवरव्यू दे दूं। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए अज्यूम किया जाता है कि वो लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड तक फ्यूचर में रन करेगा। द ऑर्गेनाइजेशन विल रन इट्स एक्टिविटीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर एंड द पीरियड वी कैन नॉट अज्यूम। हम ये नहीं कह सकते कि 5 साल तक वर्क करेगा या 10 साल तक बिजनेस रन करेगा। हम बस यही कहेंगे कि एज पर दिस अजम्पशन और कॉन्सेप्ट द ऑर्गेनाइजेशन विल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर। इस अजम्पशन के बेसिस पर ही, ऑन द बेसिस ऑफ दिस अजम्पशन, जो फिक्स्ड असेट्स हम परचेज करते हैं बिजनेस के अंदर, फिक्स्ड असेट्स जो हम बिजनेस में परचेज करते हैं, सेकंड चैप्टर में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को फिक्स्ड असेट्स क्या होती हैं। जो फिक्स्ड असेट्स हम बिजनेस में परचेज करते हैं उनको कॉस्ट प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड किया जाता है। यानी जो उनकी परचेज प्राइस होती है, फिक्स्ड असेट को रेडी टू यूज कंडीशन तक लाने के लिए जितने भी हम एक्सपेंसेस इनकर करते हैं फिक्स्ड असेट पर, वो फिक्स्ड असेट की कॉस्ट प्राइस में इंक्लूड कर लिया जाता है और उस प्राइस के ऊपर फिक्स्ड असेट्स को बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड किया जाता है। एंड व्हाइल रिकॉर्डिंग द फिक्स्ड असेट्स इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, मार्केट प्राइस विल नॉट बी कंसिडर्ड। क्लियर है? यस सर। क्योंकि बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा इसलिए फिक्स्ड असेट्स को कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है, मार्केट प्राइस को हम कंसिडर नहीं करते फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ द फिक्स्ड असेट्स। अब मान लो हमने फर्नीचर परचेज किया, हमने मान लो फर्नीचर परचेज किया 1 लाख रुपीस का, 1 लाख रुपीस का, और हम इसकी यूजफुल लाइफ मान के चल रहे हैं। जो इसकी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है, इसकी जो एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है वो मान लो है 10 ईयर्स, कि ये फर्नीचर हमें 10 ईयर्स तक बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। तो ड्यू टू द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि बिजनेस विल लास्ट लॉन्ग, इट विल कंटिन्यू इट्स एक्टिविटीज फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट पीरियड इज अनसर्टेन। वो पीरियड अनसर्टेन है। आप ये नहीं कह सकते 15 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, ऐसे नहीं कह सकते। तो लंबे टाइम तक चलेगा और पीरियड इज अनसर्टेन। तो इसलिए फिक्स्ड असेट्स को पहली बात कॉस्ट प्राइस पे रिकॉर्ड किया जाता है, यानी हम 1 लाख पे रिकॉर्ड करेंगे, मार्केट प्राइस को कंसिडर नहीं करते। और दूसरी बात
कि जिस साल हम फिक्स एसेट को परचेज करते हैं पूरा का पूरा 1 लाख रुपए, क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया ना, यस और नो, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। यस सर। तो इस कैपिटल एक्सपेंडिचर को जिस साल हमने फर्नीचर परचेज किया, द होल अमाउंट विल नॉट बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हम पूरा का पूरा 1 लाख रुपए उस साल का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के लिए परचेज ऑफ फर्नीचर जो हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया, वो पूरा का पूरा 1 लाख रुपए हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर डेबिट नहीं करेंगे। सर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हम किस लिए बनाते हैं? बेटा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल नेचर का अकाउंट होता है जो ईयर एंड में बनता है। इसमें डेबिट साइड हम दिखाते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और क्रेडिट साइड में हम दिखाते हैं इनकम्स। इस अकाउंट को हम प्रिपेयर करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट और नेट लॉस, ठीक है ना। जो ड्यूरिंग द ईयर हमने नेट प्रॉफिट अर्न किया या जो ड्यूरिंग द ईयर हमने नेट लॉस सफर किया, वो कैलकुलेट करने के लिए ईयर एंड में आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग अकाउंट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 1 लाख रुपए का जो हमने फर्नीचर परचेज किया, सिंस इट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट मस्ट बी डेबिटेड टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपके समझ से तो ये आएगा कि पूरा का पूरा 1 लाख रुपए क्योंकि हमने एक्सपेंडिचर कर दिया तो हम P&L अकाउंट में इसको डेबिट कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होगा क्योंकि इस फर्नीचर से हमें बेनिफिट मिलने वाले हैं फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स। तो जो बेनिफिट होंगे उनको 10 टुकड़ों में बांटेंगे, बेनिफिट्स को 10 पार्ट्स के अंदर डिवाइड करेंगे, और हर साल हमें इस फर्नीचर से जो बेनिफिट होगा वो बेनिफिट हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करेंगे। फर्नीचर क्योंकि फिक्स असेट है, तो ड्यू टू द वियर एंड टीयर ऑफ द फर्नीचर या ड्यू टू द डेली यूज ऑफ द फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू में जो डाउनफॉल आएंगे ड्यूरिंग द ईयर, उसको हम क्या कहते हैं? डेप्रिसिएशन। ये टर्मिनोलॉजी पढ़ी थी हमने सेकंड चैप्टर में, डेप्रिसिएशन। यस और नो? तो ये जो डेप्रिसिएशन है, ये जो डेप्रिसिएशन है, ये हर साल कहाँ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड के अंदर। तो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि क्योंकि बिजनेस लास्ट लॉन्ग टाइम तक चलेगा, तो इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन व्हेन एवर एनी फिक्स असेट इज परचेज, दैट फिक्स असेट विल बी रिकॉर्डेड एट द कॉस्ट प्राइस, एंड द cost price of the fixed asset, the cost price of the fixed asset will be gradually transferred to the profit and loss account on the basis of the useful life of such fixed asset. फिक्स असेट की टोटल कॉस्ट को एक साथ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं कर देंगे। जिस साल हमने फिक्स असेट परचेज की है वो ग्रेजुअली ट्रांसफर होगी इन द नेम ऑफ डेप्रिसिएशन टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोलो बात आ गई समझ में? यस सर। आगे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा था कि देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। यस और नो? यस सर। यस सर। तो क्योंकि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस अनसर्टेन टाइम तक चलेगा फ्यूचर में, इट विल रिमेन फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, दैट इज वाई लायबिलिटीज को हम करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज के अंदर सेग्रीगेट करते हैं। यही रीजन है कि असेट्स को भी हम करंट और नॉन करंट के अंदर सेग्रीगेट करते हैं। अगर फ्यूचर में लंबे टाइम तक चलेगा, अगर मान लो बिजनेस 8 मंथ्स तक ही चला, तो क्या फिक्स असेट्स के नाम से कोई असेट्स आएंगी? आंसर इज नो, क्योंकि 8 महीने के बाद तो आप बिजनेस को क्लोज ही कर दोगे, तो फिर फिक्स असेट्स वाली तो कोई बात ही रेज नहीं होती। बोलो समझ में आ रही है बात? यस सर। सर और क्या फर्क पड़ेगा गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट का, और क्या इफेक्ट आएगा बिजनेस के अंदर? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही जो ओनर ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है वो आउटसाइड पार्टीज के साथ लंबे टाइम के कॉन्ट्रैक्ट करता है। जैसे बैंक से आपने लोन लिया 10 इयर्स का, किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से आपने लोन लिया 5 इयर्स के लिए,
आपने इन्वेस्टमेंट्स परचेज की फॉर 10 ईयर्स, बैंक में आपने FDR कराई फॉर 3 ईयर्स और 2 ईयर्स और 5 ईयर्स व्हाटएवर, तो यही रीजन है, गोइंग कंसेंट कॉन्सेप्ट का ही वो बेसिस है जिसके बेसिस पे हम लंबे टाइम के कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं आउटसाइड पार्टीज के साथ। बोलो क्लियर? Yes, sir. Yes. सर और कुछ जो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के बेसिस पे होता है, हमने सेकंड चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था प्रीपेड एक्सपेंसेस, यस और नो? Yes, sir. ये टर्मिनोलॉजी हमने सेकंड चैप्टर में भी पढ़ी थी, और फिर जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर पढ़ा था तब ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन में भी आया था, प्रीपेड रेंट, प्रीपेड सैलरी। तब मैंने आपको बताया था क्योंकि ये प्रीपेड है, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर का खर्चा हम करंट फाइनेंशियल ईयर में कर रहे हैं। तो मान लो प्रीपेड रेंट है 10,000 रुपीज, तो 10,000 रुपीज तो हम कैश में से डिडक्ट कर देते थे, कैश रिड्यूस कर देते थे 10,000 रुपीज से, और प्रीपेड रेंट के नाम से हमारी एक करंट असेट रेज हो जाती थी 10,000 रुपीज से, याद है ना? Yes, sir. So it is due to the going concern concept that prepaid expenses are shown on the asset side of the balance sheet. अगर going concern concept नहीं होता तो फिर prepaid expenses को हम कभी भी बैलेंस शीट में asset साइड में अंडर द हेड करंट असेट्स शो नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि बिजनेस लॉन्ग टाइम तक चलेगा। तो जो अमाउंट हमने 2020-21 में पे कर दिया फॉर द ईयर 2021-22, हमें पता है यहाँ पे हमने पेमेंट किया है, पेमेंट हमने यहाँ पर किया है, हम इस पेमेंट के अगेंस्ट बेनिफिट फ्यूचर में लेने वाले हैं। तो बेनिफिट हम तभी तो लेंगे जब हम ये अज्यूम करके चल रहे हैं कि बिजनेस नेक्स्ट ईयर भी रन करेगा। बोलो बात आ रही है समझ में? Yes, sir. क्लियर है? अब बेटा बुक में से पढ़ो इसको, अब बुक में से पढ़ते हैं हम इसको। देखो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ऑन पेज नंबर 3rd। As per this concept, it is assumed that the business will continue to exist for a long period in the future. The transactions are recorded in the books of the business on the assumption that it is a continuing enterprise, कि business एक continuing enterprise है। ये फ्यूचर में ऐसा नहीं है कि 2 साल बाद ये बंद हो जाएगा। It will continue its activities for a long period of time. It is on this concept that we record fixed assets at their original cost and depreciation is charged on these assets without reference to their market value। यानी अगर फिक्स असेट की मार्केट वैल्यू में कोई चेंजेस आते हैं तो हम उन चेंजेस को कंसिडर यहाँ पर नहीं करते while charging depreciation on the fixed asset। क्लियर है? डेप्रीसिएशन ऑलवेज हम चार्ज करेंगे किसके ऊपर? जिस प्राइस के ऊपर हमने फिक्स असेट को बुक्स में रिकॉर्ड किया है, एंड दैट इज कॉस्ट प्राइस ऑफ द फिक्स असेट। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? Yes, sir. एग्जाम्पल दिया है, इफ अ मशीनरी इज परचेज विच वुड लास्ट से फॉर द नेक्स्ट 10 ईयर्स, द प्रॉफिट और लॉस ऑफ ईच ईयर, द प्रॉफिट एग्जाम्पल दिया है कि if a machinery is purchased which would last say for the next 10 years, the cost of this machinery will be spread over the next 10 years for calculating the net profit or loss of each year। यानी next 10 years के जब भी आप प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करोगे तो इस मशीनरी को आप स्प्रेड ओवर कर दोगे इन द नेक्स्ट 10 years। यानी इस मशीनरी के ऊपर जो डेप्रिसिएशन लगेगा एवरी ईयर, वो हर साल का प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करने के अंदर कंसिडर होगा। जो मशीनरी की टोटल परचेज प्राइस है, जिस ईयर में मशीनरी परचेज की, द टोटल परचेज प्राइस विल नॉट बी चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ द ईयर इन विच द मशीनरी वॉज परचेज्ड। क्लियर है? एग्जाम्पल समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. बेटा इन कॉन्सेप्ट्स को आराम आराम से धीरे धीरे पढ़ना है और समझना है। अगर कोई कॉन्सेप्ट में, किसी कॉन्सेप्ट में कोई लाइन समझ में नहीं आ रही है या एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार मेरे से पूछ सकते हो, घबराने की कोई बात नहीं है।
अब देखो क्या कह रहा है, बिकॉज ऑफ दिस कॉन्सेप्ट द फुल कॉस्ट ऑफ द मशीन वुड नॉट बी ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ इट्स परचेज इटसेल्फ। जिस साल मशीनरी हमने परचेज की उस साल हम इसको टोटल एक्सपेंस मान के उस साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि मशीनरी से मिलने वाले बेनिफिट अगले 10 साल तक हमें मिलेंगे। तो जिस साल जितना बेनिफिट मिलेगा उस बेनिफिट के अकॉर्डिंग जितना मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होगा अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ द मशीनरी, वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर चार्ज करेंगे। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. द मार्केट वैल्यू ऑफ द फिक्स असेट इज इररेलीवेंट। उसका यहाँ पर कोई रेलिवेंस नहीं है, उसका यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, हम मार्केट वैल्यू को कभी भी कंसिडर नहीं करेंगे। एंड इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बैलेंस शीट एज दीज असेट्स आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन द नियर फ्यूचर। क्योंकि जो हम फिक्स असेट बिजनेस में परचेज करते हैं, fixed assets are purchased in the business organization for using them in the business organization and not for the purpose of sale। ये तो हमने सेकंड चैप्टर में ही पढ़ लिया था, याद है ना? Yes, sir. नेक्स्ट पढ़ो। इट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट दैट आउटसाइड पार्टीज एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स विद द एंटरप्राइज, गिव लोन्स एंड परचेज द डिबेंचर्स एंड शेयर्स ऑफ द एंटरप्राइज। सर शेयर्स एंड डिबेंचर्स क्या होते हैं? बेटा एक जॉइंट स्टॉक कंपनी इशू करती है शेयर्स एंड डिबेंचर्स फॉर रेजिंग द कैपिटल फॉर द पर्पस ऑफ डूइंग बिजनेस एक्टिविटीज। तो एक जॉइंट स्टॉक कंपनी को जब कैपिटल की नीड होती है, फाइनेंस की नीड होती है, तो या तो वो शेयर्स इशू करती है या फिर वो डिबेंचर्स इशू करती है। Another example of this concept is that prepaid expenses which have no realizable value are shown as assets in the balance sheet। मुझे बताओ, आपने मान लो आप खड़े हो मार्च 2020 के अंदर, हमारा मार्च 2020 चल रहा है और आपने नेक्स्ट मंथ का यानी अप्रैल 2021 का रेंट यहीं पे कर दिया। मान लो 10,000 पर मंथ रेंट है, आपने पेमेंट कर दिया मार्च में, जबकि ये पेमेंट था अप्रैल 2021 का। मुझे बताओ क्या प्रीपेड एक्सपेंसेस आप किसी को सेल कर सकते हो क्या? प्रीपेड एक्सपेंसेस हम बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखा रहे हैं। कैन वी सेल प्रीपेड एक्सपेंसेस टू एनी अदर पार्टी? क्या हम सेल कर सकते हैं? आंसर इज नो। भाई मान लो मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो किराए पे मैंने ले रखा है और मैं उस घर का 10,000 का रेंट का पेमेंट कर रहा हूँ, मैंने नेक्स्ट मंथ का रेंट भी अपने लैंडलॉर्ड को करंट फाइनेंशियल ईयर में ही पे कर दिया, यानी मार्च 2021 में पे कर दिया। तो क्या ये मैं प्रीपेड रेंट, मान लो मैं मिलता हूँ लेखराज से और मैं कहता हूँ कि भाई मैंने नेक्स्ट मंथ का रेंट पे किया है, क्या तुम खरीदोगे? तो लेखराज क्यों इंटरेस्टेड होगा? भाई लेखराज अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है अपने घर के अंदर, अगर मैंने अपने घर का किराया भरा है तो उससे लेखराज को क्या बेनिफिट होने वाले हैं? तो देयर विल बी नो पर्सन इन द मार्केट हु विल बी रेडी टू परचेज माई प्रीपेड रेंट। मैंने तो केवल एक राइट परचेज किया है कि लैंडलॉर्ड विल प्रोवाइड दिस स्पेस टू मी इन द नेक्स्ट मंथ ऑल्सो। क्लियर है? तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही है कि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम बैलेंस शीट में असेट साइड में करंट असेट्स की हेड के अंदर शो करते हैं। अदरवाइज इन द एब्सेंस ऑफ द गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वी विल नॉट बी एबल टू शो आवर प्रीपेड एक्सपेंसेस ऑन द असेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। आई होप क्लियर हो गया होगा। Yes, sir. Yes, Yes. sir. तो another example of this concept is that prepaid expenses which have no realizable value, no realizable value मतलब कि उसको मार्केट में सेल करके आप कोई वैल्यू जनरेट नहीं कर सकते, पैसा रियलाइज नहीं कर सकते, are shown as assets in the balance sheet because benefit of such expenses will be received in future. Also without this concept the classification of current and fixed assets and the short term and long term liabilities cannot be made and such classification would be difficult to justify। बोलो गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आप लोगों को?
Yes, sir. Sir. किसी भी बच्चे का कोई डाउट गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर? No, sir. मैं बड़े आराम से पढ़ाऊंगा इस चैप्टर को, क्योंकि ये चैप्टर काफी फायदा देगा आपको फ्यूचर के अंदर। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट पहले इसके बारे में समझ लो, फिर हम पढ़ेंगे बुक में से। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर आपने एक बार कोई कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दिया या एक बार आपने कोई रूल या रेगुलेशन अप्लाई कर दिया, तो उस कॉन्सेप्ट को आप कंसिस्टेंटली यानी लंबे टाइम तक उसको बिजनेस में अप्लाई करते रहो। यानी द सेम कॉन्सेप्ट विल बी अप्लाइड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ईयर्स ऑन ईयर। क्लियर? यानी आपने मान लो मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन आपने अप्लाई किया, स्ट्रेट लाइन मेथड। कौन सा मेथड अप्लाई किया? स्ट्रेट लाइन मेथड। फिक्स असेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल हैं। तो अगर आपने एक मेथड अप्लाई कर लिया, मान लो स्ट्रेट लाइन मेथड अप्लाई कर लिया, तो उस मेथड को आपको कंसिस्टेंटली लंबे टाइम तक यूज करते रहना चाहिए। ये कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। बोलो, बात समझ में आई? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. सर और कोई एग्जांपल दो। हमने क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर, जो हमारा अनसोल्ड स्टॉक है, उसके वैल्यूएशन के लिए मान लो हमने मेथड अप्लाई किया फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसको हम बोलते हैं फीफो भी। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का शॉर्ट फॉर्म है फीफो। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, यानी जो स्टॉक या जो गुड्स पहले आएंगे बिजनेस में वो पहले ही सेल होंगे, जो बाद में आएंगे वो बाद में सेल होंगे। समझ में आ रही है बात? ये सिस्टम समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर आप एक ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हो तो जो गुड्स आपने पहले परचेज किए हैं वो ही पहले सेल होंगे, और जो बाद में परचेज किए वो बाद में सेल होंगे। तो जो ईयर एंड में क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास बचेगा वो पहले परचेज किए थे उनका बचेगा, या जो बाद में परचेज किए थे उनमें से बचेगा? जो बाद में परचेज किए थे उसमें से तो बचेगा ना क्लोजिंग स्टॉक। Yes, sir. क्लियर है ना? तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। तो once you have decided to use the first in first out method for the valuation of closing stock, then you must follow the same method for a long period of time. आप उस मेथड को चेंज नहीं करोगे। ऐसा नहीं होगा कि 1920 में तो आपने फीफो यूज कर लिया, फिर 2020-21 में आपने लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को अप्लाई कर लिया, और फिर आप कह रहे हो 2021-22 में हम कोई और मेथड यूज करेंगे फॉर द वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। कौन कहता है? कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट कहता है कि एक बार किसी मेथड को आपने डिसाइड कर लिया कि आप उस मेथड को यूज करोगे फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन द फिक्स्ड असेट्स, तो उस मेथड को फिर आपको कंसिस्टेंटली यूज करना चाहिए। तो सर इसका मतलब तो फिर ये कॉन्सेप्ट ये कहेगा कि भाई एक बार जो मेथड अप्लाई कर लिया, भले ही वो मेथड के अंदर कुछ कमियां हो, उसको फिर कंसिस्टेंटली यूज करते रहो ताकि फिर वो वीकनेसेस भी बिजनेस में बनी रहे। क्या ऐसा है? आंसर इज नो। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि एक बार किसी मेथड को अप्लाई कर लिया तो आप उसको कभी चेंज कर ही नहीं सकते। ये नहीं कहता। इफ द चेंज इज बेनिफिशियल फॉर द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, अगर चेंज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिशियल है या उस चेंज से ऑर्गेनाइजेशन की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या फाइनेंशियल पोजीशन को हम बेटर वे में यूजर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं, देन सच चेंज मस्ट बी अप्लाइड। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ही कहता है कि फिर उस चेंज को हमें अप्लाई करना चाहिए। लेकिन अगर आप चेंज कर रहे हो तो उस चेंज की नॉलेज आपको यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को देनी पड़ेगी।
यानी मान लो लास्ट ईयर आप यूज कर रहे थे फीफो मेथड और नेक्स्ट ईयर आपको लीफो मेथड बेनिफिशियल लग रहा है कि लीफो मेथड अगर हम यूज करेंगे यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट मेथड अगर हम फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक यूज करेंगे तो हम बेटर वे में अपना डेटा यूजर्स को प्रेजेंट कर सकते हैं। इससे हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में बेटर नॉलेज यूजर्स को मिलेगी। अगर ऐसा है तो यू कैन चेंज द मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बट अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो तो आपको यूजर्स को इस चीज के बारे में कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अब कम्युनिकेट कैसे करेंगे? देखो, ईयर एंड में जब हम फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं तो एक तो बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, इसके बाद हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इसके बाद हम बनाते हैं बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट आपने बना ली, यहाँ पर आपने लायबिलिटीज दिखा दी, यहाँ पर आपने असेट्स दिखा दी। बैलेंस शीट कंप्लीट करने के बाद बिलो द बैलेंस शीट हम बाय फुट नोट हम इस चेंज के बारे में नॉलेज देंगे यूजर को कि इन द लास्ट फाइनेंशियल ईयर वी वर यूजिंग फीफो मेथड फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एंड from the current year onwards, that is 2020-21, we have decided to change the method of valuation of closing stock from first in first out to last in first out। बोलो, क्लियर है? Yes sir. Yes, sir. अगर मेथड चेंज होता है और वो मेथड बेनिफिशियल है इसलिए आप चेंज कर रहे हो तो such information of such change must be communicated to the users of accounting information। Without informing the users you cannot change the method। Clear है? Any doubt? No sir. चलो sir. बुक में से पढ़ो अब। Consistency concept। This concept states that accounting principles and methods should remain consistent from year to year या from one year to another। These should not be changed from year to year in order to enable the management to compare the profit and loss account and balance sheet of the different periods and draw important conclusions about the working of the enterprise। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये क्यों कह रहा है कि प्रिंसिपल्स या मेथड्स जो हमने एक बार फॉलो कर लिए उनको कंसिस्टेंटली हमें यूज करना चाहिए। ऐसा क्यों कहता है? ताकि मैनेजमेंट कैपेबल हो पाए, हम मैनेजमेंट को इनेबल कर पाए टू मेक द कंपैरिजंस ऑफ द अकाउंटिंग डेटा ऑफ टू डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर ऑफ द सेम बिजनेस फर्म और टू कंपेयर द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ टू डिफरेंट फर्म्स ऑफ द सेम ईयर। इसलिए हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि मान लो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है एक्स लिमिटेड और एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वाई लिमिटेड। ये सेम मेथड्स यूज कर रहे थे डेप्रिसिएशन चार्ज करने का, दैट इज SLM। तो अगर सेम मेथड यूज कर रहे हैं तो कंपैरिजन पॉसिबल होगा, लेकिन अगर ये SLM यूज कर रहा है और ये WDV मेथड यूज कर रहा है तो क्या कंपैरिजंस पॉसिबल हैं? आंसर इज नो। जब मेथड्स ही डिफरेंट फॉलो कर रहे हैं फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन, इन सच अ केस कंपैरिजन ऑफ these two joint stock companies is not possible। हाँ, सेम मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन फॉलो करें तो कंपैरिजंस पॉसिबल है। बोलो, क्लियर है? Yes sir. क्या बात है, आज क्लास में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा? डिफिकल्ट लग रहा है क्या? No sir. पायल, वरुण, इशिका सब साइलेंट बैठे हो, क्या बात है बेटा आज? No, sir. कुछ बात नहीं। चीज क्लियर तो हो रही है ना? गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के अंदर कोई डिफिकल्टी फील हुई? No, sir. कंसिस्टेंसी ऐसा कुछ है जो समझ में नहीं आ रहा? अगर ऐसी कोई बात है जो चीज समझ में नहीं आ रही तो यू कैन आस्क मी। आप लोगों को पूरा राइट है बेटा क्वेरीज रेज करने का, तो पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। इफ अ फर्म अडॉप्ट्स डिफरेंट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन टू अकाउंटिंग पीरियड्स, द प्रॉफिट्स ऑफ द करंट पीरियड विल नॉट बी कंपेरेबल विद द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीसीडिंग पीरियड। क्यों? क्योंकि आपने डिफरेंट मेथड्स या डिफरेंट प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं। जब चेंज इन प्रिंसिपल हो जाए
या चेंज इन मेथड हो जाए तो फिर कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाते। क्लियर है? Yes, sir. For example, a firm can choose any one of the several methods of depreciation, that is straight line method, इसको बोलते हैं SLM शॉर्ट के अंदर, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, इसको हम बोलते हैं WDV शॉर्ट में, और any other method. But it is expected that the method once chosen will be followed consistently year after year. Likewise, the method of stock valuation or making provision for likely bad debts should remain consistent with the previous years, otherwise the decision taken on the basis of accounts will be misleading. मान लो लास्ट ईयर हम SLM मेथड से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे थे, करंट ईयर में हमने WDV मेथड में शिफ्ट हो गए और हमने यूज़र को इसके बारे में नहीं बताया, कम्युनिकेट नहीं किया, तो यूज़र तो यही सोच रहा होगा ना कि हम अपनी फिक्स एसेट पे डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के अकॉर्डिंग लगा रहे हैं, क्योंकि यूज़र को तो हमने कम्युनिकेट ही नहीं किया। तो यूजर उस बेसिस पे अगर कोई डिसीजन लेता है तो यूजर को लॉसेस होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी ना। Yes, sir. तो इसलिए यूजर को कम्युनिकेट करना जरूरी है। अब देखो नेक्स्ट पैराग्राफ में, बट द कंसिस्टेंसी कंसेप्ट शुड नॉट बी टेकन टू मीन दैट इट डजंट अलाउ अ फर्म टू चेंज द अकाउंटिंग मेथड्स अकॉर्डिंग टू द चेंज्ड सर्कमस्टांसेस ऑफ द बिजनेस। अगर बिजनेस में कुछ सर्कमस्टांसेस में चेंजेस आते हैं, कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बिजनेस के फेवर में आ जाती है या बिजनेस के अगेंस्ट चली जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग बिजनेस अपने मेथड्स या प्रिंसिपल्स में भी तो चेंजेस करेगा। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये नहीं कहता कि ड्यू टू द चेंज इन द सर्कमस्टांसेस या ड्यू टू द चेंज इन द पॉलिसीज यू आर नॉट अलाउड टू चेंज द मेथड्स, ऐसा कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट नहीं कहता। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट अलाउ करता है टू मेक द चेंजेस, अदरवाइज द अकाउंटिंग विल बिकम नॉन फ्लेक्सिबल and improved techniques of accounting will not be used. As such, if the accountant feels that change in a particular method will lead to the better disclosure of the profits and the financial position of the business, the changed method may be adopted. तो फिर उस change method को adopt किया जा सकता है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. Yes, sir. However, the nature and effect of the change of method and justification for the change must be stated clearly by way of footnotes to enable the user of the financial statements to be aware of the change. बोलो, consistency concept हमारा complete हुआ। अगर आप लोगों की कोई queries हैं तो मेरे से पूछ सकते हो आप लोग। सर वो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन तो ऐसे करते हैं ना कि मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस में जो ज्यादा कम होता है उस पर। हाँ, उस पे करते हैं कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, वो तो फॉर्मूला है ही है, लेकिन स्टॉक वैल्यूएशन के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जैसे मान लो हमने पहले 20,000 के गुड्स परचेज किए थे, कब परचेज किए? अप्रैल मंथ के अंदर, अप्रैल 2021 के अंदर, और फिर हमने नवंबर 2021 में भी परचेज किए। तो अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड लग रहा है और एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास 15,000 रुपीज़ की कॉस्ट के गुड्स बचे हुए हैं, तो ये 15,000 फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में यहां से होंगे ना बेटा। अप्रैल वाले तो पहले बिकेंगे, नवंबर वाले ही तो बाद में बिकेंगे। तो अगर हमारे पास ईयर एंड में 15,000 की कॉस्ट का, यानी जिसको हमने 15,000 में परचेज किया था, वो गुड्स बचे हुए हैं क्लोजिंग स्टॉक में, तो ये 15,000 यहां से बिलोंग करेंगे ना नवंबर 2021 की परचेज से, यस और नो? अब हम इन गुड्स के रिगार्डिंग देखेंगे कि इनकी कॉस्ट प्राइस तो 15,000 है, इन गुड्स की मार्केट वैल्यू क्या है, मार्केट वैल्यू क्या है। हम इन गुड्स की मार्केट वैल्यू नहीं देखेंगे, हम इन गुड्स की देखेंगे। इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। वो रूल तो एप्लीकेबल होगा कि कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर एट दैट वैल्यू क्लोजिंग स्टॉक विल बी शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। वो रूल तो एप्लीकेबल होगा, नो डाउट, लेकिन डिफरेंट मेथड्स होते हैं फॉर द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, एंड आउट ऑफ दोज मेथड्स 2 मेथड्स आर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट
एंड लास्ट इन फर्स्ट आउट। और भी होते हैं मेथड्स। तो बोलो, समझ में आया बेटा? यस सर। तो आज के लिए इतना ही रहने दूं। आज ये दो कॉन्सेप्ट्स आप डिटेल में पढ़ो, कोई क्वेरीज हो तो कल की क्लास में हम उनको टेकअप कर लेंगे, ठीक है ना? और उसके बाद फिर हम आगे पढ़ते हैं कल। ठीक है बेटा, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू। Okay, sir. ओके बेटा, बाय।